सुनैना की नई नई शादी हुई थी। सरोजनी घूंघट डालकर बीच में बैठी थी और उसके चारों तरफ आस पड़ोस की औरतें बैठी हुई थी। तुम्हारी बहू बहुत शर्मीली है और संस्कारी भी लग रही है। इतना लंबा घूंघट भला औरतों के सामने कौन डालता है आज के जमाने में। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मेरी बहन? घूंघट की जगह रुमाल डाल ले अपनी खोपड़ी पर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाया करती हो। खैर, उसकी सास ने ही उसका घूंघट धीरे से हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही वहां बैठी दो औरतें बेहोश हो गईं। इन दोनों को अचानक क्या हो गया? अरे कोई इनके मुंह में पानी डालो। तभी वहां सरोजनी का पति विनोद आ गया। उसने तुरंत पानी की मोटर चालू की और पाइप से दोनों के मुंह में पानी डालने लगा। दोनों अचानक उठकर बैठ गई। अरे विनोद, यहाँ कोई आग लगी है जो इतने बड़े पाइप से हम लोगों के ऊपर पानी डाल रहा था तू? अरे चाची, वैसे आप दोनों बेहोश क्यों हो गई थी? विनोद बेटा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इतनी खूबसूरत बहू देखकर हम बेहोश हो गए थे, क्योंकि सरोजनी जैसी खूबसूरत बहू इस गांव में न पहले कभी आई थी और न ही कभी हमें लगता है आगे भी आएगी। आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। खैर, ये सब सुनकर सरोजनी को तो बहुत अच्छा लगा। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद सरोजनी ने खाना पीना बनाया। सबको खाना भी बहुत पसंद आया। गांव में चारों तरफ सरोजनी के चर्चे होने लगे, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही। सासू माँ, आप आराम कीजिए, मैं जरा अपने मायके होकर आती हूँ। जब तक विनोद काम से वापस लौटेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, अभी तेरी शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और तू मायके जा रही है। सासू माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाती। लगता है बेचारी कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। पहली बार ससुराल आई है तो उसे घबराहट हो रही होगी। मैं इसे जाने देती हूँ। ठीक है बहू, जा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। सरोजनी अपने मायके चली गई। शाम को जब सरोजनी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की वही 2 औरतें उसे मिल गईं। अरे सरोजनी बहू, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम अकेले गांव में कहाँ घूम रही हो? अगर कुछ चाहिए था तो अपने पति से बोलती। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने मायके गई हुई थी। तू अकेले ही अपने मायके गई थी? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ, मैं कहीं भी अकेले आ जा सकती हूँ। इतना कहकर सरोजनी अपने घर आ गई। और बहू, कैसे हैं हमारे समधी जी? ठीक ही होंगे माँ जी। ठीक ही होंगे का क्या मतलब बहू? तू अपने मायके गई थी ना? हाँ सासू माँ, पापा बिल्कुल ठीक है। रात में उसकी सास, पति विनोद और सरोजनी तीनों लोग बैठकर खाना खाने लगे। रात में सरोजनी और विनोद आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। सरोजनी, पता है मेरे ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब मुझे बधाई दे रहे थे। बोल रहे थे तुझे तो बहुत अच्छी बीवी मिल गई। जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, मैं देख रही हूँ सारे लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठना है, सो जाइए। मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ऐसा क्या किया तुमने कि तुम थक गई हो? अब अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सरोजनी चादर ओढ़कर सो गई। विनोद को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो भी सो गया। अगली सुबह फिर जैसे विनोद काम पर गया, वैसे ही एक बार फिर सरोजनी सज धज कर तैयार हो गई। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, मैं जरा अपने मायके तक जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे बहू, अभी कल ही तो तू अपने मायके गई थी, आज फिर? हाँ, कल गई थी ना। इतना कहकर तुरंत वो घर से निकल गई। रास्ते में गांव की औरतों ने उसे बाहर जाते हुए फिर से देख लिया, लेकिन इस बार सरोजनी रुकी नहीं और ऑटो पकड़कर निकल गई। ऐसे ही हर रोज सरोजनी अपने पति को खाने का टिफिन देने के बाद अपने मायके निकल जाती। एक रोज वही 2 औरतें उसकी सास के पास आ गईं। अरे आओ आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? हम दोनों यहाँ पर ये जानने आए हैं कि तेरी बहू की जब से शादी हुई है तब से वो हर रोज अपने मायके क्यों चली जाती है? अरे तो क्या हुआ, जाने का किराया आपसे लेकर जाती है क्या? यार, वो हमसे किराया क्यों लेकर जाएगी? तो फिर क्या समस्या है तुम दोनों को? यार, किसी की बहू रोज रोज मायके जाती है, ये सब अच्छा लगता है क्या? ठीक है, तो मुझे एक कागज में लिख कर दे दो कि साल में कौन कौन सी तारीख को अपने मायके जाना चाहिए। जैसे ही मेरी बहू आएगी मैं उसे वो कागज पकड़ा दूंगी, फिर वो तुम दोनों के टाइम टेबल के हिसाब से ही अपने मायके जाया करेगी। दोनों औरतें गुस्सा होकर वहां से चली गई, लेकिन सरोजनी की सास मन ही मन परेशान भी होने लगी। वैसे जब से सरोजनी की शादी हुई है उसके 2 दिन बाद से ही ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सरोजनी अपने मायके न जाती हो। खैर, शाम को सरोजनी वापस आ गई।
उसने सभी के लिए खाना बनाया और बहुत ही हंसी खुशी बात करके वो अपने पति के साथ कमरे में चली गई। उस रात सरोजनी अपने पति से खूब बातें कर रही थी। सरोजनी क्या बात है, हर रोज तो तुम जल्दी सो जाती हो, आज क्या हुआ? आज तुम थकी नहीं? अच्छा, तो आप मुझे ताने मार रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं तो जनरली एक बात कह रहा हूँ। खैर, अगली सुबह सरोजनी ने सबकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। विनोद और उसकी सास ने उसकी खूब तारीफ की। खाना खाने के बाद, आज सरोजनी बहू को आखिर हो क्या गया है? इतना टाइम हो गया, अभी तक ये अपने मायके नहीं गई। अरे सरोजनी बहू, जरा बाहर आओ। सरोजनी अपनी सास के पास आ गई। जी सासू माँ, कुछ चाहिए आपको? बहू, पिछले एक हफ्ते से हर रोज तू अपने मायके जा रही थी, लेकिन आज नहीं गई। सासू माँ, संडे है ना? संडे है तो क्या हुआ? संडे को तेरे मायके की भी छुट्टी रहती है क्या? सासू माँ, आपकी मजाक करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर, किसी तरह सरोजनी ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। अगले दिन फिर से सरोजनी विनोद के ऑफिस जाने के बाद अपने मायके चली गई। अब वो फिर से हर रोज मायके जाने लगी। फिर एक दिन उसकी सास ने अपने बेटे को फोन किया। विनोद बेटा, मैं तुझसे कहना तो नहीं चाह रही थी, पर मजबूरी में कहना पड़ रहा है। जब से तेरी शादी सरोजनी के साथ हुई है, तब से हर दिन वो अपने मायके चली जाती है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि बेचारी नई है, उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता होगा, माँ बाप से दूर नहीं रह पाती होगी, इसलिए मायके चली जाती होगी। लेकिन हर रोज इस तरह से मायके जाना अच्छी बात नहीं है। संडे को छोड़कर वो हर दिन मायके जाती है। लेकिन मैं इस बारे में तो मुझे सरोजनी ने कभी कुछ बताया नहीं, और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है इसके मायके में जरूर कोई ना कोई परेशानी है। कल तू ऑफिस जाने का बहाना बनाना, लेकिन जाना मत, उसका पीछा करना। हाँ माँ, ये भी सही रहेगा, मैं कल की पूरी छुट्टी ले लेता हूँ। अगले दिन विनोद टिफिन लेकर घर से बाहर तो निकल गया, लेकिन किसी चाय की टपरी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सरोजनी तैयार होकर अपने मायके के लिए निकल गई। विनोद अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा तो उसने देखा कि सरोजनी अपने मायके नहीं, बल्कि किसी झोपड़पट्टी वाले इलाके में घुसने लगी। ये कहाँ जा रही है? यहाँ तो सारे भिखारी रहते हैं। विनोद ने दूर ही बाइक अपनी खड़ी कर दी और छुप छुप कर सब कुछ देखने लगा। जैसे ही सरोजनी वहां पहुंची, कुछ झोपड़पट्टी इलाके के सारे बच्चे भागकर उसके पास आ गए। मैडम आ गई, मैडम आ गई कहकर उससे लिपट गए। बच्चों, कल मैंने आप सभी को ताजमहल के इतिहास के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे लाल किले के बारे में। तुम सभी मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि बड़े होकर तुम सब बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। यस मैडम। विनोद ने अपने फोन से वीडियो बना लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अरे, आज आप जल्दी आ गए। सरोजनी, जो तुम कर रही हो इस पर हमें गर्व तो है, लेकिन छुप छुप कर करने की क्या जरूरत है? अब जब आपने सब देख ही लिया है तो बताती हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए बचपन में मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की। कई बार तो मोहल्ले वालों ने ताने भी मारे कि लड़की को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। आसपास जो झोपड़पट्टी में बच्चे रहते थे, मैं चाहती थी कि वो लोग भी पढ़ें, पर उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैं बचपन से ही वहां पर रहने वाले सभी लोगों को पढ़ाती चली आ रही हूँ। जिन बच्चों को मैंने बचपन में पढ़ाया था, वो सारे लोग कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे हैं। उन्होंने भीख मांगना भी छोड़ दिया। एक बार कुछ नेताओं को पता चल गया कि मैं मुफ्त में उन्हें पढ़ाती हूँ, तो उन लोगों ने उनकी झोपड़ियां तक गिरा दी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे बताती सबको। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहू, तू जितनी बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत है। तू अब बच्चों को पढ़ा, देखते हैं कौन रोकता है। विनोद ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब जब भी सरोजनी बच्चों को पढ़ाने जाती, हर रोज विनोद वीडियो बनाता और अपलोड करता रहता। कुछ ही दिनों में सरोजनी की कहानी पूरे देश में वायरल हो गई और उसकी मदद के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उसे चंदा देने लगी, ताकि उनका भी नाम हो सके। एक यूनिवर्सिटी ने तो सरोजनी को अपने कॉलेज में प्रोफेसर बनाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन सरोजनी ने मना कर दिया। फिर वो यूनिवर्सिटी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने सरोजनी को पैसे भी देने लगे और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया। सरोजनी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया और देश में शिक्षा की एक नई लहर